नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोप के पर्वत। ठीक है ना। तो पर्वत पढ़ेंगे, जो मैदानी भाग हैं वो पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं यूरोप के पर्वत। तो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1 2 3 करके लिखा भी गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से पर्वत हैं देख लीजिए। पहला है कैंटाब्रायन पर्वत, दूसरा है पिरेनीज पर्वत, तीसरा है आल्पस पर्वत, एपिनाइस पर्वत, पिंडस पर्वत, बल्कान पर्वत, काकेसस पर्वत और यूराल पर्वत। ठीक है। तो ये 8 मुख्य जो है पर्वतें हैं यूरोप महाद्वीप के। तो आइए पहला देखते हैं कैंटाब्रायन पर्वत के बारे में। ठीक है। तो यह स्पेन के प्रमुख पर्वत है। इसका निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यह नवीन वलित पर्वत है और इस पर्वत से स्पेन की प्रमुख नदी इब्रो का उद्गम होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जो स्पेन की प्रमुख नदी है इब्रो, उसका उद्गम उद्गम कहाँ से होता है? कैंटाब्रायन पर्वत से होता है। ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं पिरेनीज पर्वत के बारे में। तो यह नवीन वलित पर्वत है जो स्पेन तथा फ्रांस के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। तो याद रखिएगा, जो पिरेनीज पर्वत है वो स्पेन और फ्रांस के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। इस पर्वतीय क्षेत्र में अंडोरा देश स्थित है। इस पर्वतीय क्षेत्र में अंडोरा देश स्थित है पिरेनीज पर्वत के। ठीक है। तीसरा देखते हैं आल्पस पर्वत। तो मुख्य पर्वत, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है आल्पस पर्वत। यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा इटली के सीमा क्षेत्र पर स्थित नवीन वलित पर्वत है। इस पर्वत का निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। ठीक है। याद रखिएगा, आल्पस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट ब्लांक। ठीक है। इस पर्वत से राइन तथा रोन नदियों का उद्गम होता है। तो याद रखिएगा, आल्पस पर्वत से जो है राइन और रोन नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में गहन वनस्पति तथा खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। यह पर्वत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आल्पस पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं चौथा एपिनाइन्स पर्वत। यह इटली में स्थित नवीन वलित पर्वत है। इस पर्वत से टिबेर नदी का उद्गम होता है और टिबेर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम तथा वेटिकन सिटी स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टिबेर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पूछा है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है, तो टिबेर नदी के किनारे, और वेटिकन सिटी भी इसी नदी के किनारे है, टिबेर नदी। ठीक है। अगला पर्वत है पिंडस पर्वत। पिंडस पर्वत ग्रीस में स्थित प्रमुख नवीन वलित पर्वत है। ठीक है। छठवां है बल्कान पर्वत। यह रोमानिया तथा बुल्गारिया में स्थित नवीन वलित पर्वत है। यह पर्वत काला सागर के पास स्थित है, बल्कान पर्वत। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोटेव है। ठीक है ना, बल्कान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोटेव है। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पर्वत है काकेशस पर्वत। यह नवीन वलित पर्वत है जो काला सागर तथा कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। यह पर्वत यूरोप तथा एशिया के बीच अंतः महाद्वीपीय सीमा का निर्माण करता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है। और कौन से पर्वत पर है? तो काकेशस पर्वत पर। ठीक है ना। तो काकेशस पर्वत पर है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है ना, याद रखिएगा, माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी, ऊंची चोटी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आठवां है यूराल पर्वत। यह प्राचीन वलित पर्वत है जो यूरोप तथा एशिया के बीच स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यूरोप और एशिया के बीच स्थित कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। यह पर्वत रूस में स्थित है। ठीक है। इस पर्वतीय क्षेत्र से यूराल नदी का उद्गम होता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नारोदनाया है। नारोदनाया इस पर्वतीय क्षेत्र में लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा जो है प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमने 8 पर्वत देख लिया है यूरोप महाद्वीप के। ठीक है। अब देखेंगे यूरोप की प्रमुख झीलें। ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से झीलें हैं यहाँ पर। पहला है लाडोगा झील, दूसरा है ओनेगा झील, तीसरा है कॉन्स्टांस झील, चौथा है जेनेवा झील। ठीक है। तो यूरोप की प्रमुख 4 झीलें हैं। आइए पहला देखते हैं लाडोगा झील के बारे में। ठीक है। तो यह रूस में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? उसका नाम है लाडोगा झील, और यह रूस में स्थित है, रूस देश में। ठीक है ना।
तो यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम है लाडोगा झील। ठीक है, यह झील, इस झील से नेवा नदी का उद्गम होता है, नेवा नदी का। इस झील में मछलियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, अतः यह मत्स्यन उद्योग के लिए जो है विख्यात है। इस झील का उपयोग नौवहन के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना, तो लाडोगा झील के बारे में आप 3 पॉइंट याद रखिएगा, 4 पॉइंट, कि यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस झील से नेवा नदी का उद्गम होता है और मत्स्यन के लिए मतलब प्रमुख है। ठीक है, विख्यात है। और इस झील का उपयोग नौकायन के लिए भी, नौवहन के लिए भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा झील है ओनेगा झील। यह झील, ये भी जो है, ये भी रूस में स्थित है और यह यूरोप की सबसे, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली झील दोस्तों ये है लाडोगा झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और ये दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील से स्वीर नदी निकलती है जो लाडोगा झील में जाकर गिरती है, अतः यह नदी दोनों झीलों को जोड़ती है। तो कौन सी नदी है, यानी कि कौन सी नदी है जो दोनों झील को, ओनेगा झील और लाडोगा झील को, ठीक है ना, जोड़ती है? तो उस नदी का नाम है क्या? स्वीर नदी। ठीक है, इस झील में बहुत से द्वीप स्थित हैं और यह झील नौवहन के लिए उपयोगी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है दोनों झीलों को याद रखिएगा, लाडोगा झील, ठीक है, और ओनेगा झील के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कॉन्स्टास झील। यह झील जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। इस झील का निर्माण राइन नदी द्वारा होता है, अतः यह मीठे पानी की झील है। यह झील दक्षिणी जर्मनी में मीठे जल का प्रमुख स्रोत है। ठीक है ना, अगला है जेनेवा झील। यह झील फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। इस झील का निर्माण रोन नदी द्वारा होता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा, जो कॉन्स्टास झील है, इस झील का निर्माण राइन नदी से होता है और जेनेवा झील का निर्माण रोन नदी द्वारा होता है, अतः यह भी मीठे पानी की झील है। इस झील के किनारे स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर जेनेवा स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, जो जेनेवा है, स्विट्जरलैंड का प्रमुख शहर है जेनेवा, और इसी झील के किनारे स्थित है। जेनेवा झील के किनारे जेनेवा स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये झील है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पठार। तो यहाँ पर 4 प्रमुख पठार हैं। पहला है फिनो स्कैंडिनेवियन पठार, दूसरा है बवेरियन पठार, तीसरा है मैसिफ पठार, चौथा है मेसेटा पठार। ठीक है, तो पहला देखते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन पठार। ठीक है, यह पठार यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, अतः यह शिल्ड का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं, लौह अयस्क और कॉपर ऊपर। ठीक है ना, इस पठारी क्षेत्र में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं और यह हिमनद तटवर्ती क्षेत्र के पास घाटियों का निर्माण करते हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। ठीक है, तो और देखिए, जलमग्न हिमनद घाटियों को क्या कहते हैं? फियोर्ड कहते हैं, फियोर्ड। ठीक है, और नॉर्वे का तट फियोर्ड के लिए विख्यात है। ठीक है ना, तो फिनो स्कैंडिनेवियन पठार के बारे में ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं बवेरियन पठार। यह दक्षिणी जर्मनी में स्थित प्रमुख ज्वालामुखी पठार है। यह जर्मनी का खनिज संपन्न क्षेत्र है और इसके दक्षिणी भाग में कॉन्स्टांस झील तथा उत्तरी भाग में डैन्यूब नदी स्थित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि जो बवेरियन पठार है, इसी के दक्षिणी भाग में कॉन्स्टांस झील है और उत्तरी भाग में डैन्यूब नदी है। ठीक है, तीसरा देखिए मैसिफ पठार। यह पठार दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। यह ज्वालामुखी पठार है जहाँ से लोआर तथा सीन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो मैसिफ पठार याद रखिएगा, दक्षिणी फ्रांस में स्थित है और यह ज्वालामुखी पठार है, यहाँ से जो है लोआर और सीन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और इस पठार का उपयोग जो है अंगूर की खेती के लिए किया जाता है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं चौथा वाला हमारा क्या है, मेसेटा पठार। यह भी ज्वालामुखी पठार है जिसे आइबेरियन पठार भी कहते हैं। मेसेटा पठार को आइबेरियन पठार भी कहते हैं। यह खनिज संपन्न पठार है जहाँ मुख्यतः लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं और इस पठारी क्षेत्र पर टेगस नदी बहती है। ठीक है, टेगस नदी किस पठार पर बहती है? मेसेटा पठार से बहती है। ठीक है, अब देखते हैं यूरोप की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, पहला देखिए टेगस नदी,
दूसरा है एब्रो नदी, लोआर नदी, सीन नदी, राइन नदी, रोन नदी, पो नदी, टिबेर नदी और डेन्यूब नदी, एल्ब नदी, स्प्री नदी, विस्तुला नदी, निस्तर नदी, नीपर नदी, डोनेट्स नदी, डॉन नदी। ठीक है, तो ये 16 प्रमुख नदियां हैं। इन सब के बारे में हम कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन सी नदियां हैं देखिए, टेगस, एब्रो, लोआर, सीन, राइन, रोन, पो, टिबेर, डेन्यूब, एल्ब, स्प्री, विस्तुला, निस्तर, नीपर, ठीक है, डोनेट्स और डॉन। तो आइए देखते हैं पहली नदी और भी है, वोल्गा, यूराल और टेम्स। ठीक है, तो देखते, तो सबसे पहले देखते हैं टेगस नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम केंद्रीय कार्डिलेरा से होता है तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी के किनारे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, वो कौन सी नदी के किनारे है, तो टेगस नदी के किनारे है। और जो नदी है टेगस नदी, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है, केंद्रीय कार्डिलेरा से उद्गम होता है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, वो इसी नदी के किनारे है, टेगस नदी के। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा नदी है इब्रो नदी, या इसे कहते हैं एब्रो नदी। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है कैंटाब्रायन पर्वत से होता है और यह भूमध्य सागर में गिर जाती है। और इस नदी के किनारे स्पेन का प्रमुख शहर जारागोजा स्थित है। ठीक है, जो स्पेन का एक शहर है जारागोजा, ठीक है ना, वो एब्रो या इब्रो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगली नदी है लोआर नदी। इस नदी का उद्गम मैसिफ से होता है और यह बिस्केक की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना, बिस्केक की खाड़ी में गिरती है और यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का नाम है लोआर नदी। ठीक है, उद्गम मैसिफ से होता है और बिस्केक की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदी है सीन नदी। यह मैसिफ से निकलती है और इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो इंग्लिश चैनल में गिरने वाली नदी है सीन नदी। और इस नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वो किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है ना, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ये भी है राइन नदी। इस नदी का उद्गम आल्पस पर्वत से होता है। तो आपसे पूछेगा कि आल्पस पर्वत का जो आल्पस आल्पस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो राइन नदी निकलती है और यह उत्तरी सागर में गिरती है। तो यहाँ देखिएगा राइन नदी का उद्गम होता है कहाँ से, आल्पस पर्वत से, गिरती कहाँ है, उत्तरी सागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। और यह नदी फ्रांस और जर्मनी के सीमा क्षेत्र पर बासजीस तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच बहती है, राइन नदी। ठीक है, और देखिए राइन नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, और यह भ्रंश घाटी में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भारत में चंबल नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है, उसी प्रकार जो है यह विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है भ्रंश घाटी में बहने वाली, विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी, राइन नदी। ठीक है, और इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है रूर है, रूर नदी सहायक नदी है। और जर्मनी की रूर नदी घाटी कोयले के भंडार के लिए विख्यात है। राइन नदी बहुत अधिक मात्रा में कोयले का परिवहन करती है, अतः राइन नदी को काली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, राइन नदी नीदरलैंड में रोटरडैम के पास डेल्टा बनाते हुए उत्तरी सागर में गिरती है, अतः रोटरडैम यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। राइन नदी को नहर के माध्यम से रोन नदी से जोड़ा गया है, अतः राइन रोन नदी तंत्र यूरोप के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग को जोड़ता है। यह दोनों नदियां मिलकर यूरोप के व्यस्ततम अंतःस्थलीय नौवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राइन नदी के, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं रोन नदी के बारे में। यह नदी अल्पस पर्वत से निकलती है तथा लॉयंस की खाड़ी में गिरती है। यह नदी फ्रांस में बहती है। इस नदी के किनारे लियोन्स शहर स्थित है, जो रेशम के लिए विख्यात है तथा जिसे विश्व की रेशम राजधानी कहा जाता है। ठीक है ना, जो लियोन्स शहर है, फ्रांस का एक लियोन्स शहर है, रेशम के लिए विख्यात है, इसे हम विश्व की रेशम की राजधानी भी कहते हैं लियोन्स शहर को।
ठीक है। अगला नदी है पो नदी। इस नदी का उद्गम आल्पस पर्वत से होता है तथा यह एड्रियाटिक सागर में गिरती है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है और यह इटली की सबसे लंबी एवं प्रमुख नदी है। तो याद रखिएगा, इटली की सबसे लंबी और प्रमुख नदी कौन सी है, उसका नाम है पो नदी। ठीक है ना, पो नदी है। ठीक है। इसे जो है इटली की गंगा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, पो नदी को। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और इस नदी के बेसिन में इटली के प्रमुख शहर स्थित हैं, जैसे ट्यूरिन, ठीक है, ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, और मिलान, ये वस्त्र उद्योग फैशन इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इटली का शहर है, ठीक है ना, ट्यूरिन ऑटोमोबाइल के लिए, और मिलान फैशन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है। 8वां नदी है टिबेर नदी। इस नदी का उद्गम एपिनाइन्स पर्वत से होता है तथा यह भूमध्य सागर में गिरती है। और इस नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम तथा वेटिकन सिटी स्थित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, टिबेर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम और वेटिकन सिटी स्थित है। ठीक है। अगला है डेन्यूब नदी। तो यह नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यह काला सागर में गिरती है। ठीक है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी जो सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है और एक नहर के माध्यम से डेन्यूब नदी को राइन रोन नदी तंत्र से जोड़ा गया है। यह नदी विश्व में सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूछा क्वेश्चन कि कौन सी नदी है जो कि सबसे अधिक देशों से गुजरती है। विश्व में सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, डेन्यूब नदी है। लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, डेन्यूब नदी। आगे देखते हैं दोस्तों, 4 देशों की राजधानी इसी नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे ही 4 देशों की राजधानी 10 देशों से होकर गुजरती है। और जो है देखिए कौन कौन सा जो है राजधानी है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वो डेन्यूब नदी के किनारे है। स्लोवाकिया की राजधानी है बातिस्लावा, ठीक है ना, बातिस्लावा इसी नदी के किनारे है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, इसी नदी के किनारे। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, इसी नदी के किनारे। तो आपको राजधानी भी याद रखेगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी बातिस्लावा, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। ठीक है। तो सभी के सभी जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे ही स्थित हैं। ठीक है। 10वीं नदी है एल्ब नदी। ये जो है चेक गणराज्य की राजधानी प्राग इसके किनारे स्थित है। ठीक है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पर लिखे गए हैं। एल्ब नदी के किनारे चेक गणराज्य की राजधानी प्राग इस नदी के किनारे स्थित है। स्प्री नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। विस्तुला नदी, दोस्तों देखिए पोलैंड की राजधानी वारसा इस नदी के किनारे स्थित है। तो जो पोलैंड की राजधानी है वारसा, वह विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्प्री नदी। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, एल्ब नदी। ठीक है ना। तो प्राग दोस्तों, प्राग जो नदी है यानी प्राग जो शहर है, चेक गणराज्य की राजधानी वो एल्ब नदी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी, और पोलैंड की राजधानी वारसा विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला है निस्तर नदी। यह नदी माल्डोवा तथा यूक्रेन के सीमा पर बहती है। 14वां है नीपर नदी। इस नदी के किनारे यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, वो नीपर नदी के किनारे है। ठीक है। डोनेट्स नदी, यह नदी एजोब सागर में गिरती है। इस नदी के बेसिन में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। और 16वां है डॉन नदी। यह एजोब सागर में गिरती है। ठीक है। वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी का उद्गम वल्डाई पहाड़ियों से होता है और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अतः इस नदी का उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है और यह नदी रूस में बहती है। इस नदी के बेसिन में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इस नदी पर यूरोप की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं,
जैसे काम, ठीक है। और दोस्तों प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वोल्गा नदी की, कामा, ओका, सुखोना, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इस नदी के बेसिन में स्टेपीज नामक घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है यूराल नदी। इस नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है और यह कैस्पियन सागर में गिरता है, ठीक है। और जो नदी है, कौन सी नदी? यूराल नदी। यह नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर बहती है और यह नदी कजाकिस्तान में पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पूछा दोस्तों कि कौन सी नदी है जो कजाकिस्तान में जो है पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? तो उस नदी का नाम है यूराल नदी, ठीक है। यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। और दोस्तों इस नदी के बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं और यह नदी यूरोप तथा एशिया के बीच सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। यूरोप और एशिया के बीच सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। और इस नदी के बेसिन क्षेत्र में स्टेपीज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा यूराल नदी के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां है टेम्स नदी। तो इस नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस नदी के किनारे लंदन स्थित है दोस्तों? तो टेम्स नदी के किनारे, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। आगे बढ़ते हैं अब यूरोप के प्रमुख मैदान देखते हैं, ठीक है। तो अब देख सकते हैं जो यूरोप महाद्वीप यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार के जो है पर फिगर बनाए गए हैं, ठीक है ना, बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फिगर वाइज, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले उत्तरी मैदानी प्रदेश। यह मैदान यूरोप के पश्चिमी से पूर्वी भाग तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण राइन, डेन्यूब, वोल्गा जैसी नदियों द्वारा हुआ है। इस उपजाऊ मैदान का उपयोग कृषि तथा पशुपालन के लिए किया जाता है और इस मैदानी क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पाया जाता है और इस मैदानी प्रदेश में स्टेपीज घास के मैदान स्थित हैं, ठीक है। देखिए स्टेपीज क्या होता है? यह यूरेशिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इस घास के मैदान की प्रमुख नदियां वोल्गा और यूराल हैं। यह मैदान कैस्पियन सागर के पास स्थित है। इस मैदान में चरनोजम मृदा पाई जाती है। तो स्टेपीज के मैदान में चरनोजम मृदा पाई जाती है। उपजाऊ मृदा के कारण इस घास के मैदान का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। पौष्टिक घास के कारण यहाँ पशुपालन भी किया जाता है। हंगरी में स्टेपीज के विस्तार को पूछताछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूछताछ, ठीक है। कील नहर के बारे में देखिए। कील नहर दोस्तों यह जर्मनी में स्थित नहर है। कील नहर कहाँ स्थित है? जर्मनी में। और यह नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। जो कील नहर है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है और यह एक प्रमुख जलमार्ग है, ठीक है। जल संधि देख लीजिए, दो जल संधियाँ हैं। एक है बासपोरस जल संधि। यह जल संधि जो है मरमरा सागर को या मारमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा बासपोरस जल संधि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। और दूसरा है केरिच जल संधि, यह एजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है, ठीक है। मरमरा सागर का आएगा मरमरा सागर को काला सागर से तो बासपोरस, और एजोब सागर को काला सागर से जोड़ता है केरिच, ठीक है। अब देखिए उत्तरी सागर के बारे में। इस सागरीय क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। उत्तरी सागर मत्स्यन उद्योग के लिए भी विख्यात है और यहाँ डॉजर बैंक नामक मत्स्यन केंद्र स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, हाँ इम्पोर्टेंट है, स्कैंडिनेवियन देश किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए स्कैंडिनेवियन देश में देखिए यह सांस्कृतिक भाषीय समूह है जिसमें वह देश सम्मिलित हैं जहां स्कैंडिनेवियन समूहों की भाषा बोली जाती है। इन देशों में स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क सम्मिलित हैं, ठीक है ना। स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम अगर कहा जाएगा तो इसमें 4 देश आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड। यानी कि देखिए ग्रेट ब्रिटेन में आ गए 3, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, और प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो ये 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं
और ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है। इन स्कैंडिनेवियन देश याद रखिएगा, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क मिलकर जो है स्कैंडिनेवियन देश बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए बेनेलक्स, बेनेलक्स देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, तो ये तीनों मिलकर बेनेलक्स देश बनाते हैं। ठीक है। तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, यह देश समुद्र स्तर से नीचे हैं, अतः इन्हें निम्न देश यानी कि लो लैंड कंट्री भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है समुद्र स्तर से नीचे हैं। ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है। तो इन देशों के तटवर्ती जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाते हैं तथा इन जलमग्न क्षेत्रों को उचित तटबंध बनाकर जो है पुनः प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पुनः प्राप्त की गई भूमि को पोल्डर लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्डर लैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया यूरोप महाद्वीप। ठीक है ना। तो आपने इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और बहुत सी चीज़ें आपको जो है आपने बहुत सी चीज़ें पहली बार पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और आप चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।